आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट जो कि हार्डन्ड कंक्रीट के ऊपर में किया जाता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसका जो IS कोड है IS 516 सेक्शन 1 में पार्ट 5 के सेक्शन 1 में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है जो कि 2018 में पब्लिश हुआ था। तो इसका जो IS कोड है दैट इज IS 516 पार्ट 5 एंड सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 है, ये 2018 में पब्लिश हुआ है। ये जो पहले जो ओल्ड कोड था यूपीवी पे वो रिप्लेस हो गया है। इसमें जो हम लोगों को जरूरत पड़ती है दैट इज एक यूपीवी मशीन की जरूरत पड़ती है। यूपीवी मशीन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्टर भी बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेटिंग रॉड जिसका पहले से ही हम लोगों को कितना माइक्रो सेकेंड लगेगा एक मैकेनिकल वेव पास करने में वो दिया रहता है। इसके साथ दो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिसे प्रोब भी हम लोग कहते हैं, और एक इसमें मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसमिशन के लिए होता है, दूसरा उसको रिसीव करता है। अब इनका जो रेटिंग होता है, ये यदि हम बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, जब हमारा सेक्शन थिन होता है तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी लगभग 60 to 200 किलोहर्ट्ज की का फ्रीक्वेंसी का होता है। बट बेसिकली फॉर द कंक्रीट टेस्टिंग ये रिकमेंडेड है दैट इज 25 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज के। यह IS 516 में दिया गया है। यदि हमको बहुत लॉन्ग रेंज में जाना है, क्योंकि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है विद टाइम वो कमजोर पड़ती चली जाती है। इसलिए जब मुझे 15 मीटर 12 मीटर 14 मीटर के विड्थ को अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी टेस्ट के लिए प्रोब को सिलेक्ट करना है तो दैट शुड बी अबाउट 10 to 40 किलोहर्ट्ज के होने चाहिए। दिस विल डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। यदि बहुत ही थिन स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमको हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है फॉर टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ टाइम, और यदि स्ट्रक्चर लॉन्ग है तो हम लोगों को हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की प्रोब की जरूरत पड़ती है। और इसका जो मैकेनिज्म है, उसमें जो मशीन होती है उसके अंदर में एक पल्स जनरेटर होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो कि मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ट्रांसड्यूसर में जाएगा। वहां से मैकेनिकल वेव्स थ्रू इलास्टिक मीडियम, जो कंक्रीट है वो जितना इलास्टिक होगा, जितना टेंस होगा, उतना तेजी से पास करेगा। ये जिसमें डेंसिटी कम है, सेग्रीगेशन है, एयर वाइट्स है, क्रैक्स हैं, तो ये जो शार्ट पास लेंथ, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रैक है, देन इट विल गो लाइक दिस। और बहुत सारी वेव्स उसके अंदर जो एग्रीगेट होता है या सरिया है उसके द्वारा भी इफेक्टेड होती है। तो जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में वेव है जो सबसे पहले पहुंचती है, उसको रिसीविंग ट्रांसड्यूसर उसको ले जाकर के एम्पलीफाई करके उसका टाइम मेजर कर लेता है और वो सब डिस्प्ले में आ जाता है। इसका जो भी बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो IS 516 पार्ट 5 के सेक्शन 1 में इसकी पूरी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि ये हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। जनरली क्रैक्स है, सेग्रीगेशन है, यदि कंक्रीट में कोई वाइट्स है तो इस सब में हमारा क्या कहते हैं टाइम ज्यादा लगेगा। We can compare the concrete which is sound, having good strength, having high density with the concrete which is having low strength and low density, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा बनस्पत की हाई डेंसिटी की कंक्रीट जो वेरी गुड होमोजेनियस डेंस कंक्रीट है। इसमें टेस्ट करते हुए हम लोग 3 तरह के सिचुएशन में काउंटर करते हैं। एक होता है डायरेक्ट, यदि हम प्रोब उसके जस्ट सामने लगा हुआ है, किसी भी स्ट्रक्चर के जस्ट सामने सामने हम लोग प्रोब लगाते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है। और ये सबसे बढ़िया मेथड होता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है डायरेक्टली रिसीव हो जाती है शॉर्टेस्ट टाइम में, और सबसे बढ़िया रिजल्ट इन्हीं से आता है। और यदि हमारे पास ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोब नहीं लगा सकते हैं बिहाइंड द स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट सेमी डायरेक्ट मेथड से प्रोब को लगाते हैं एंड वी मेजर द टाइम टेकन टू ट्रेवल द मैकेनिकल वेव। और एक होता है सरफेस बेस्ड में ही हम लोगों को, जैसे रिटेनिंग वाल है और रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जिसके हमको सरफेस पे लेने पड़ते हैं, तो उस केस में भी हम लोग सरफेस पे ही उसका टाइमिंग नोट कर लेते हैं
बट ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। जब हम कंक्रीट में हम ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो मैकेनिकल वेव हम जनरेट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इस तरह से फॉर्म होती हैं एंड इट विल बी फर्स्ट रिसीव्ड बाय द रिसीवर, जो शॉर्टेस्ट टाइम में देगा। तो सबसे अच्छा रिजल्ट यही होता है। देन इनडायरेक्ट जहाँ पर हम लोगों को नहीं होता है इनडायरेक्ट, द पाथ विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और जो ट्रांसमिशन होगा ऐसे ही होगा। एंड द वेव्स का ये वाला पोर्शन जो है, जो सीयर वेव्स होती हैं, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन की वेव्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं, ये कैप्चर करता है। तो लगभग 30% जो है वीक सिग्नल्स इसमें रहते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, कुछ कैलिब्रेशन करके ही हम लोग को आगे इसके रिजल्ट को फोरकास्ट करना होता है। और ये जो सबसे ज़्यादा है, जो कि यहाँ से वेव्स निकलेंगी एंड दोज वेव्स विल बी कैप्चर्ड बाय द रिसीवर। ये भी बहुत इंडायरेक्ट मेथड है। इसमें तो IS कोड में प्रोविजन दिया गया है कि यदि हमारी वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, तो वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो उसमें 0.5 किलो जो भी रीडिंग आती है उसको 0.5 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ा दी जाए। इसमें जो हम लोगों को एक UPV मशीन, एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन के लिए बार, केबल्स, स्पेसिमेन, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें कपूलेंट के लिए जो बिल्कुल जब हम प्रोब लगाएं इसके साथ तो कोई एयर वाइड ना रहे और सरफेस खुरदुरा न रहे, वो इंश्योर करना जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग ग्रीस या कोई जेल का हम लोग उपयोग करते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा है तो वी मस्ट ग्राइंड इट आउट, चाहे कार्बोरेंडम स्टोन से या ग्राइंडर से। और बहुत ही है तो हम लोग वी कैन डू दी थिन लेयर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सो दैट इसके बीच में कॉन्टैक्ट बहुत बढ़िया बन जाए और कोई एयर वायर ना रख सके, और जो हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं वो अच्छे से पास हो सकें। तो ये हम कैलिब्रेशन के लिए हमें इससे पहले हम जो हमारा स्टैंडर्ड ग्लास रॉड है इसका दिया गया है कि ये 44, इसका जो टाइमिंग है वेव पास करने का दैट इज 40.4 माइक्रोसेकंड का है। तो हम इसको अपनी जो मशीन है उसको इस यदि हमको जो भी दिया रहेगा, जो भी स्टैंडर्ड बार दिया रहता है उससे हमको पहले कैलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ ग्रीस लगा के कॉन्टैक्ट बना करके यहाँ करना, और देखना चाहिए कि जो मशीन में जो हमारा स्टैंडर्ड ग्लास रॉड है या जो बार दिया गया क्या वही रीडिंग आ रही है। जो रीडिंग नहीं आ रही है then we have to recalibrate our machine again by putting this both the transducer together, making this reading 0 and again checking with the स्टैंडर्ड बार। तो ये हमको प्रक्रिया तब तक करते रहना चाहिए जब तक हमको जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ना मिल जाए। ठीक है, उसमें प्लस माइनस 0.3 माइक्रो सेकेंड के हम लोग क्या कहते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। तो ये हमारा कोई स्पेसिमेन है, से इट इज 300 mm लॉन्ग, और इसमें हम लोगों ने एक मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ट्रांसमिट किया एंड इट हैज क्रॉस एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर इन 70 माइक्रोसेकेंड। तो इसमें जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी L/T मीन्स 300 mm into say 0.3 meter into 10 to the power 3, it will become kilometer, into second is it has taken 70 microsecond, 70 into 10 to the power minus 6 into when we solve it we get 4.285 किलोमीटर पर सेकेंड। जो वेव इसमें पास हुई दैट इज इट हैज टेकन 4. जो उसकी वेलोसिटी आई 4.285 4.285 किलोमीटर पर सेकेंड जो हमारा कोड में दिया गया है। यदि एवं 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड की वेव रहती है किसी भी कंक्रीट से, दैट विल बी द एक्सीलेंट। सो जो मेरा ये एक्सपेरिमेंट है दैट इज ऑफ द एक्सीलेंट कैटेगरी। तो जो मेजर फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो मॉइस्चर, यदि स्ट्रक्चर में मॉइस्चर ज़्यादा है
तो वेव्स विल ट्रेवल स्लो। तो इसका और ड्राई रहेगा तो वेव्स विल गो फास्ट। तो इसका मॉइस्चर डिपेंड करेगा। जो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेव्स हैं उनको जो ट्रांसमिशन में इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज मॉइस्चर ऑफ द कंक्रीट, टेम्परेचर, जो हमारा रिइंफोर्समेंट रहेगा तो स्टील में तेजी से पास करती है तो उसके जो वैल्यू है उसको इन्फ्लुएंस करेगी। ये सब करेक्शन फैक्टर लगाने पड़ते हैं बेस्ड अपॉन द रिइंफोर्समेंट जो रहेगा वो भी इन्फ्लुएंस करेगा रिइंफोर्समेंट। क्रैक्स एंड वाइड, कोई क्रैक्स एंड वाइड है, ये क्रैक्स एंड वाइड है तो स्पीड स्लो हो जाएगी, क्रैक्स एंड वाइड। और जो हमारा स्ट्रक्चर कितना स्ट्रेस्ड है, हम पोस्ट टेंशनिंग या कुछ इस तरह किए हैं या लोडेड है तो उसका स्ट्रेस भी इस पे काउंट करेगा। ये सब उसके मैकेनिकल वेव्स को इन्फ्लुएंस करेंगे और वेलोसिटी को या तो कम करेंगे या तो ज़्यादा कर देंगे। तो जो IS 516 में दिया गया है कि यदि कितना वेलोसिटी आए तो किस तरह से हमको उसको इंटरप्रेट करना है। दैट इज यदि एबव 4.4 एबव 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड है तो कंक्रीट इज वेरी एक्सीलेंट। जब उसमें वेलोसिटी जो हुआ दैट इज 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड तो एक्सीलेंट। यदि 3.75 किलोमीटर पर सेकेंड टू 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में है तो इट्स गुड। और जब 3.00 किलोमीटर पर सेकेंड टू 3.75 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में हमारी स्पीड आती है मैकेनिकल वेव की तो दिस विल बी डाउटफुल। और जब लेस देन 3 किलोमीटर पर सेकेंड, लेस देन 3 किलोमीटर पर सेकेंड है देन इट इज पुअर। यदि डाउटफुल एंड पुअर कैटेगरी में है तो वी मस्ट गो फॉर अदर टेस्ट लाइक ए कोर कटिंग और एनी अदर टेस्ट टू इंश्योर दैट कंक्रीट इज इन गुड कंडीशन। ये यदि ये दोनों कैटेगरी में हमारा क्या कहते हैं वेलोसिटी आती है। अब रही बात जब हमारा कोई स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट कंपोनेंट है, से द ब्रिज, ब्रिज में हमारे राफ्ट हैं, पियर हैं, कैप है, गर्डर है। यदि हम एक ही कंपोनेंट लें पियर कैप और राफ्ट, यदि उसमें सेम कंक्रीट यूज की गई है तो सेम कंक्रीट के बीच में जो वेरिएशन है 10% से ज्यादा आता है या डिफरेंट पोर किए गए हैं, यदि उनके बीच में वेरिएशन 10% से ज्यादा आता है इट मीन्स द कंक्रीट इज हैविंग डाउटफुल, उसका जो बिहेवियर है स्ट्रेंथ है वो डाउटफुल है, उसको वी मस्ट टेस्ट। अब इसको ग्रेड से हम लोग नहीं कोरिलेट कोरिलेशन कर सकते हैं, बट यदि हम लेबोरेटरी में ढेर सारे क्यूब बनाएं और उसके ऊपर में हम नंबर ऑफ रिपीटेड टेस्ट करें और सेम टेस्ट को यदि हम स्ट्रक्चर परफॉर्म करें तो प्लस माइनस 20% के अंदर रिजल्ट देखा गया है। तो विद दिस आई होप दैट UPV अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट is clear to you all. Thank you.